गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के अपने पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बात की थी क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। आज हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के पद, स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च। इसमें हम जो क्रियात्मक अनुसंधान जो करते हैं उसमें क्या क्या स्टेप के थ्रू हम काम करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है, जो पहला अपना स्टेप है वो है समस्या की पहचान एवं चयन। अब सबसे पहले हमें क्रियात्मक अनुसंधान करने में सबसे पहले क्या समस्या को पहचानना है कि समस्या किस प्रकार की है, किस चीज़ से वो जुड़ी हुई है, शिक्षण विधि से जुड़ी हुई है या कोई आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ की कोई समस्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या है, कोई ऑफिस की समस्या है, किस प्रकार की समस्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट की समस्या है या आपका कल्चरल एनवायरनमेंट की समस्या। जिस प्रकार की समस्या उसको पहचानना है। सबसे पहले पद में हम ये क्या करते हैं, क्रियात्मक शोध का सबसे पहला पद है समस्या की अनुभूति। यदि शोध समस्या अनुभव नहीं कर रहा तो शोध किस बात का। अगर हम उस समस्या को पहचानेंगे नहीं तो शोध किस बात पे करेंगे। समस्या अनुभव होने के बाद ही उस समस्या को भली प्रकार से पहचान कर उसे स्पष्ट करना चाहिए। समस्या जितनी स्पष्ट होगी उसका निदान भी उतना ही स्पष्ट होगा। समस्या चयन करते समय शोधकर्ता को यह भली भांति सोच समझ लेना चाहिए कि वह उस कार्य को कर पाएगा या नहीं, अर्थात वह उसकी सीमाओं से परे तो नहीं है। अब पहली बात, हमने शोध समस्या को पहचान लिया, जो भी समस्या उसको हमने पहचान कर ली। अब दूसरी बात हमें उसमें क्या ध्यान रखनी है कि उस समस्या को क्या हम हल कर सकते हैं या हमें किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए समस्या का पहचान के बाद हमें ये समझना है कि उस समस्या को हम हल कर सकते हैं, हमारे में ये काबिलियत है कि हम उस समस्या को हल कर पाएंगे। अगर नहीं है तो हम किस प्रकार उसको हल करेंगे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। वरना हम क्या करते हैं कि कोई भी समस्या को अगर सीधा लेके बैठ जाएंगे, उस पर क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे तो हम क्या अपना टाइम वेस्ट करेंगे और हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज इसमें हम ध्यान रखते हैं समस्या का सीमांकन एवं परिभाषीकरण। समस्या का सीमांकन एवं परिभाषीकरण शोध को व्यवस्थित रूप से एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। अब समस्या को पहचान लिया, अब उसको हम परिभाषित करेंगे, ये किस प्रकार की समस्या, उसको व्यवस्थित करेंगे तरीके से। शोधकर्ता को अपने शोध की समस्या का क्षेत्र स्पष्ट करना, उसका सीमांकन करना चाहिए। उसके शोध की समस्या वर्तनी की है, उच्चारण की है या सुंदर लेख की है, इन सभी का सीमांकन शोधकर्ता को करना चाहिए। सीमांकन के बाद ही वह अपनी समस्या को भली भांति परिभाषित करना चाहिए। परिभाषा में आए हुए शब्दों तथा वाक्यों आदि का स्पष्टीकरण भली प्रकार से देना चाहिए। अब कोई समस्या हमें किस प्रकार की आ रही है, मान लो बच्चों के कोई जो उनकी राइटिंग से रिलेटेड है, अभी उनके राइटिंग अच्छी नहीं है तो उनको हम कैसे सुधार सकते हैं इससे, या बच्चों की जो मात्रा वगैरह की जो गलतियां आ रही है उस प्रकार की समस्या, तो हम उसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब उस समस्या को हमें परिभाषित करना चाहिए, ठीक है। अब उस परिभाषित जो है उसमें जो शब्द आ रहे हैं, परिभाषित करते हैं तब किस प्रकार की उसकी परिभाषा बन रही है। उन परिभाषित शब्दों में जो शब्द आ रहे हैं उनको हमें स्पष्ट करना चाहिए, भली प्रकार उनको समझना चाहिए कि ये किस प्रकार के शब्द हैं, उनका क्या अर्थ निकलता है। तीसरा जो है समस्या के कारणों का विश्लेषण। इस पद पर शोधकर्ता को समस्या के कारणों का पता लगाना होता है। इसके लिए उसे अनेक साक्ष्यों को एकत्रित करना होता है। अब क्या है कि जब हम उसको परिभाषित कर दिया समस्या को, तो अब हम क्या करेंगे, उसके कारण, इसके कारण क्या क्या है, जो ये गलतियां हो रही है या जो ये समस्या आ रही है इसके कारण क्या है, सोर्स ढूंढने हमें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनेक प्रकार के साक्ष्य, प्रूफ अपने को निकालने पड़ेंगे, खोजने पड़ेंगे। साक्ष्यों और कारणों की सूची तैयार करने के बाद ही उसे कारणों का विश्लेषण कर या पता लगाना
होता है कि उसमें से कौन सा कारण सही है और वे किस सीमा तक उस समस्या के लिए उत्तरदायी है। अब मान लो 5 कारण आपको पता चले कि कोई भी समस्या है उसके ये 5 कारण है, लेकिन हमें उसमें से ये भी खोजना है, विश्लेषण करना है उन 5 कारणों में से कि ऐसे कौन से 2 कारण हैं जिनकी वजह से ये समस्या ज़्यादा है, जो मेन मुख्य कारण है इस समस्या के, उनके बारे में हमें विश्लेषण करना है। ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपना जो आता है 4th पॉइंट, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण। समस्या के कारणों का विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ता को यह सोचना होता है कि इन कारणों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। ठीक है। और किन क्रियाओं के द्वारा समस्या का समाधान हो सकता है। अब समस्याओं के जो कारण है उनका विश्लेषण करने के बाद क्या सोचना है कि इन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है। जो हमने 2 या 3 जो प्रमुख कारण जो हैं जो हमने सर्च किए हैं, विश्लेषण करके निकाले हैं, उनको हम कैसे दूर किया जा सकता है। वैज्ञानिक भाषा में इस क्रिया की क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण कहते हैं। अब इनको क्या बोलते हैं? क्रियात्मक उपकल्पनाएं। ठीक है। क्रियात्मक उपकल्पना समस्या का संभावित समाधान होती है। अब क्या है, हम जो हमें कारण पता चल गए, अब हम क्या करेंगे, उसके संभावित जो निदान उसका हो सकता है, समाधान जो हो सकता है, वो हम निकाल रहे हैं इस प्रक्रिया में, इस स्टेप में। शोधकर्ता को क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण बहुत सोच समझ कर करना होता है। वह जिन क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण करता है उनका समस्या से तर्कपूर्ण संबंध होना चाहिए। वे पूर्ण और स्पष्ट होने चाहिए। वे उद्देश्य पूर्ति में सहायक होने चाहिए जिन्हें प्रयोग द्वारा स्थापित किया जा सके। अब हमने क्या कुछ उपकल्पनाएं बनाई हैं, उन कारणों को ध्यान में रखते हुए, जो 3 कारण हमें मिले थे उनको ध्यान में रखते हुए हमने समस्या के समाधान की एक सूची बनाई है कि ये समाधान, इस कारण का ये समाधान हो सकता है, इस कारण का ये समाधान हो सकता है। इस प्रकार हमने जो सूची बनाई है वो क्या है कि प्रयोग द्वारा स्थापित भी होने चाहिए। वो जो उपकल्पनाएं हमने बनाई है, जिनका हमने निर्माण किया है, वो एक तो क्या होनी चाहिए, तर्कपूर्ण होनी चाहिए पूरी। ठीक है। दूसरा चीज क्या है, पूर्ण और स्पष्ट होना चाहिए। समस्या का समाधान मतलब पूर्ण होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। और वो जो कारण है जिसका वो समाधान है, वो उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायक होना चाहिए। मतलब जो समस्या हमें आ रही थी उसकी समाधान के पर्पज में हम कर रहे हैं, तो उसका क्या है, उद्देश्य पूर्ति होनी चाहिए वहां पे। और इन्हें क्या है, प्रयोग द्वारा स्थापित भी किया जा सके। हमने जो उपकल्पनाएं बनाई है उनको प्रयोग द्वारा स्थापित भी किया जा सके, इस प्रकार के होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है अपना क्रियात्मक उपकल्पनाओं के परीक्षण हेतु उपयुक्त रूपरेखा का निर्माण। 5वां जो स्टेप है अपना। अब इसमें क्या करते हैं, क्रियात्मक उपकल्पनाओं के निर्माण के बाद ही उनका स्थापन किया जाता है। इस पद पर शोधकर्ता को क्रियात्मक उपकल्पनाओं की सत्यता परखने के लिए उपयुक्त रूपरेखा तैयार करनी होती है। उसको इस बात का गहन विचार करना होता है कि वह इन क्रियाओं को किस प्रकार संपादित करेगा। वह उपलब्ध समय, संसाधन, स्थितियों आदि को ध्यान में रखते हुए एक रूपरेखा तैयार करता है जिससे उन क्रियात्मक उपकल्पनाओं का भली प्रकार से सत्यापन किया जा सके। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो उपकल्पनाएं हमने ऊपर वाले स्टेप में बनाई है उनका परीक्षण करते हैं कि वो उपकल्पनाएं हैं वो कितनी सत्य है, ये वो हमारी समस्या जो है उसके समाधान के वास्तव में सही नतीजा या निदान है या नहीं है, समस्या का समाधान है या नहीं है, इस बात की हम परख करते हैं यहाँ पे। और ये क्या है कि हम समय और उपलब्ध जो हमारे संसाधन हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक रूपरेखा तैयार करते हैं। जो हमारे पास जो संसाधन प्रेजेंट है उनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी जो रूपरेखा है वो तैयार करते हैं। नेक्स्ट जो है 6 नंबर, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का सत्यापन। इस पद पर शोधकर्ता क्रियात्मक उपकल्पनाओं के परीक्षण हेतु पूर्व निर्धारित रूपरेखा के अनुसार
क्रियाओं को संपादित करता है और क्रियात्मक उपकल्पना लक्ष्य की प्राप्ति में किस प्रकार सहायक है, यह जानने के लिए अनेक प्रविधियां जैसे निरीक्षण, सम्मति प्राप्त करना, प्रश्नावली, साक्षात्कार, रेटिंग स्केल तथा सांख्यिकी शोधकर्ता को अपनी परिस्थिति सीमाओं की जो प्रविधि उपयुक्त लगे उसे सत्यापन के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। अब क्या करना है, हमें क्रियात्मक जो ऊपर हमने परीक्षण किया उसमें हमने सारी विधियों को देखा कि किस किस में कितने कितने कारगर सिद्ध हुई है, जो जो हमने किया है। अब उन विधियों में से हमने जो सेलेक्ट की है विधि उसको क्या करते हैं हम, लक्ष्य प्राप्ति किस प्रकार में सहायक है, और यह जानने के लिए अनेक जो विधियां निरीक्षण है, अब जो हमने उपकल्पनाएं बनाई हैं उनका क्या करते हैं हम, अलग अलग विधियों से उनका परीक्षण करते हैं और ये देखते हैं कि वो ये विधियां इन निरीक्षण विधियों के बाद में कितना कारगर सिद्ध होती है। शोधकर्ता को अपनी परिस्थितियों, सीमाओं और जो प्रविधि उपयुक्त लगे उसे सत्यापन के लिए उपयोग में लाना चाहिए। अब इसमें हमने सत्यापन कर दिया भी, ठीक है ये विधि है जो हमारी जो समस्या है उसके समाधान में उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है अपना निष्कर्ष प्रतिपादन। 7वां नंबर जो है निष्कर्ष प्रतिपादन। उपकल्पनाओं के सत्यापन से यह पता लग जाता है कि कौन सी क्रियात्मक उपकल्पना समस्या के समाधान में कितनी सहायक सिद्ध हुई है। इस पर शोधकर्ता उपयोगी परिकल्पनाओं के आधार पर वरीयता क्रम बनाता है और जो अनुपयोगी हैं उनको छोड़ देता है। अब हमने मान लो 4 हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है, उपकल्पनाएं बनाई। अब उनमें से 3 ऐसी है जो कि हमारी समस्या का समाधान प्रॉपर कर रही है और हमारे जो समस्या है उसके जो का समाधान है उसके उद्देश्य की पूर्ति कर रही है, और जो 2 है वो हमारी समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त नहीं है, किसी भी प्रकार कारणवश से वो हमारे प्रयोग जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसमें उपयोगी नहीं है, तो उनको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। शोधकर्ता उपयोगी परिकल्पनाओं के उपयोग का निर्णय लेता है और उनके आधार पर समस्या को दूर करने का निष्कर्ष प्राप्त करता है। क्रियात्मक शोध उपकल्पनाओं के निर्माण, उनके सत्यापन, निष्कर्ष प्रतिपादन के आधार पर ही सफल हो पाता है। इसलिए शोधकर्ता के सभी कार्य अत्यंत सावधानी पूर्वक करने चाहिए। क्रियात्मक शोध का एक पहलू यह भी है कि वे परिस्थितियों के संदर्भ में ही सार्थक होते हैं, वे परिस्थितियां परिवर्तित होने पर भी सार्थक रहेंगे, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये क्या कंडीशनेबल होती है चीज़ें। अब आपने पर्टिकुलर एक समस्या का समाधान पर्टिकुलर विधि से पूरा जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से किया, लेकिन जब आपने उसको प्रैक्टिकली अपना जहाँ पे समस्या है वहाँ पे आपने उसको लागू किया, तब अगर वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे आपने उसको समस्या के समाधान के लिए यूज की थी, जो विधियाँ यूज की थी, अगर आपने वहाँ थोड़ी भी चूक करती तो वो क्या है कि वो आप प्रॉपर लागू नहीं होती है। ठीक है, अतः परिस्थितियां बदलने पर पुनः नया क्रियात्मक शोध करना चाहिए। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। यही कारण है कि गेरे ने, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा इसे चक्रवात क्रिया कहा है। ठीक है, इसे क्या है, चक्रवात क्रिया कहा है। तो ये अपने 7 पॉइंट थे। किसी भी समस्या का समाधान हम किस किस स्टेप के द्वारा करते हैं उसके बारे में आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।